हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। एक ही लुक में मैं आपको पूरा क्वेश्चन कवर करा दूंगी बहुत ही ईजी तरीके से। इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको डिमांड के टॉपिक जो बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड कवर कराया है, ये सीरीज़ वाइज चल रही है। उसी लॉ ऑफ डिमांड का ही एक हिस्सा बनता है ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी जो कंसिस्टेंसी स्टडी में बनी रहे। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन है जो मेन है। ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। चेंज इन डिमांड के बारे में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में। ये दो हिस्से करते हैं हम इसके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नेक्स्ट हम करेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम जो बोला जाता है इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसका जो दूसरा नाम कहलाता है वो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी हम इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से भी बोल सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल दो या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोल दो, ऐसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोल दो या फिर चेंज इन डिमांड बोल दो, दोनों एक ही नाम से हैं। अब हम देखते हैं कि ये मीनिंग क्या होता है इनका। अब हम जब पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होगा, प्राइस एक्टिव फैक्टर होगा बच्चों। एक्टिव फैक्टर का मतलब है क्या है कि इसमें प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस के कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे इस केस में, अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट। जैसे हम इसको ऐसे नोट कर देते हैं कि अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे, इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्लियर करवाए हुए हैं। जैसे कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। वो सारे क्या मानेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या हो जाने, चेंज आ जाने। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसमें हम प्राइस को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण क्या होगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जो डिमांड में चेंज आएगा। यानी कि इस केस में जो अदर फैक्टर कौन से होंगे, एक्टिव फैक्टर्स होंगे, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस के कारण क्या होगा, डिमांड के अंदर चेंज आएगा। आई होप कि दोनों में क्लियर, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं कि जो अदर फैक्टर्स के कारण चेंज आता है उसको बोलते हैं हम चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड की। अब इसके दो हिस्से हम पढ़ेंगे बच्चों, इसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसका एक हिस्सा आता है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन हो जाएगी डिमांड, या फिर नेक्स्ट हम कहेंगे इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन जो इसमें हम पढ़ेंगे वो दो फैक्टर पढ़ेंगे जो हम, वो आएंगे इंक्रीज़ इन डिमांड, यानी कि या तो डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड पढ़ेंगे,
या फिर हम पढ़ेंगे डिक्रीज़ इन डिमांड, या तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ इन डिमांड या फिर डिक्रीज़ इन डिमांड, दो हिस्से होंगे इसमें, या तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है बच्चों, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे प्राइस कम हो जाएगा डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा बच्चों, इसका मीनिंग होता है कि जैसे प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस और यहाँ पे मैंने ले ली इसकी क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी बच्चों कि यहाँ पे मैंने ले लिया एक साइड पे प्राइस और दूसरी साइड पे मैंने क्या ले लिए, क्वांटिटी डिमांडेड ले ली है। अब मैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बताती हूँ। मान लो कि प्राइस मेरा 5 है, 5 से क्या हो गया, 1 हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे इस केस में प्राइस ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। अगर मान लो प्राइस मेरा 1 से हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसे में इसका एग्जांपल ले लेती हूँ बच्चों। यहाँ पे आप जानते हैं कि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर भी जो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा बच्चों, फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं प्राइस ले लेती हूँ, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ले लेती हूँ। मान लो प्राइस पहले 5 था, उसके ऊपर डिमांड थी 5। अब मान लो अब भी प्राइस मेरा 5 है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो अदर फैक्टर, या तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज होगी, इनकम चेंज होगी, या सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, अदर फैक्टर में किसी भी चेंज आने के कारण डिमांड क्या हो चुकी है, अपनी फिर भी बढ़ चुकी है। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इस केस में क्या होगा, अपन लेते हैं एग्जांपल, मान लो प्राइस और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। प्राइस 5 है, 5 के ऊपर जो डिमांड की जा रही है वो 5 ही की जा रही है। अब एग्जांपल के लिए लो कि प्राइस मेरा सेम ही है, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई है, मेरी 4 हो गई, यानी कि डिमांड क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करती हूँ, मान लो यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ डायग्राम की हेल्प से, तो यहाँ पे मैं इसको शो करूँगी ऐसे, इसलिए इसको भी मैं ऐसे डायग्रामेटिकली शो कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्राइस और यहाँ पे आ जाती है हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये ओ एक्स अक्ष होता है, ये ओ एक्स अक्ष होता है बच्चों, और ये ओ वाई अक्ष होता है, ये ओ वाई एक्सिस होती है। अब मैंने लेना है प्राइस और क्वांटिटी, मैंने किस में लेनी है, 1 और 5 के बीच में लेनी है, 1 5 1 5 1 5 ऐसे लेनी है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ 5। ऐसे मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ 5। ऐसे मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ 5। अब मैं पहले वाला केस कराती हूँ जब हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो चुकी है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में कैसे होगा कि प्राइस 5 था तो उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड क्या, 1। प्राइस मेरा ये है, प्राइस 5 के ऊपर मेरी डिमांड कितनी है, 1 यहाँ पे है। तो जब मैं इसको मैच करूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट आ गया। जब मेरा प्राइस 1 होगा, कम होकर कितना हो गया प्राइस 1, तो उसके ऊपर डिमांड क्या हो चुकी है, 5। तो मेरा यहाँ से ऐसे आ जाएगा, 1 के ऊपर कितनी हो चुकी है, 5, यानी ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया, बी आ गया। जब आप इसको मैच करेंगे तो मेरे पास इस तरीके से जो डिमांड कर्व है जो आ जाएगा, जिसे डी बोलते हैं, डिमांड कर्व। देखो बच्चों, ए से क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि यहाँ से डाउनवर्ड क्या होगा, शिफ्ट हो गया। डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि पहले इतनी डिमांड की जाती थी, अब डिमांड कितनी की जा रही है, इतनी की जा रही है, यानी कि डिमांड क्या हो चुकी है, यहाँ से एक्सटेंड हो चुकी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि जब प्राइस 1 था तो डिमांड क्या थी, 5। प्राइस 1 के ऊपर डिमांड क्या है, 5। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये ए पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्राइस 5 हुआ तो डिमांड क्या होगी, 1 हो गई है। तो इस तरीके से मैं इसको जब मैच करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। तो जब आप इसको मैच करेंगे, जो दोनों पॉइंट को जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से डी कर्व आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से डिमांड क्या हो चुकी है, अपवर्ड शिफ्ट हो चुकी है। अपवर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ से डिमांड मेरी क्या हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, यानी कि डिमांड क्या हो चुकी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, कम हो चुकी है। आई होप बच्चों कि आपको ये वाला टॉपिक कवर हो गया होगा।
अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट वाला इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड में मैं दोनों डायग्राम को शो करती हूँ। मान लो यहाँ पे अपन ले लेते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड का और यहाँ पे अपन ले लेते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड का। ये ओ एक्स अक्ष होता है और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस होती है, ये ओ वाई एक्सिस होती है, ये ओ वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ आते हैं हमारे पास प्राइस आते हैं। अब हमने 5 और 6 यानी कि 4 भी है, तो हमने 4 5 6 इतने में लेना है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5, यहाँ पे ले लेती हूँ 10, ऐसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 10, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 10, यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 10। जब मैंने देखा प्राइस 5 है, 5 के ऊपर डिमांड कितनी है 5, तो 5 के ऊपर डिमांड कितनी है 5 है, तो इस तरीके से डिमांड कर्व मेरा आ जाएगा। ये मेरे पास डिमांड कर्व आ गया, ये आ गया मेरे पास डी पहला डिमांड कर्व। जब मेरे पास प्राइस 5 है, 5 के ऊपर मेरी डिमांड क्या हो चुकी है 6 हो चुकी है, यानी कि प्राइस तो ये सेम रहेगा लेकिन डिमांड क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है। मान लो 6 यहाँ पे आ गया मेरा, तो नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से नेक्स्ट डी कर्व आ जाएगा मेरा, यहाँ पे D1 हो जाएगा, D1 यहाँ पे डिमांड यहाँ से कहाँ चली गई यहाँ हो चुकी है, यानी कि टोटली डिमांड क्या कर चुकी है शिफ्ट कर चुकी है अपवर्ड, यानी डिमांड क्या हो चुकी है इंक्रीज़ हो चुकी है। अब ऐसे नेक्स्ट केस में करवाती हूँ, प्राइस मेरे पास 5 था, 5 के ऊपर डिमांड मेरी कितनी है 5, तो यहाँ पे जब मैं मैच कर देती हूँ इसको, तो 5 के ऊपर मेरी डिमांड क्या है 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिमांड कर्व को ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा डी। जब प्राइस 5 है लेकिन मेरी डिमांड क्या आ चुकी है 4, तो मान लो यहाँ पे मेरे पास 4 डिमांड हो चुकी है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो मैं जब डी कर्व ड्रॉ करूँगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट D1 आ जाएगा। तो यानी कि मेरा डिमांड कर्व कहाँ से कहाँ आ गया डाउनवर्ड आ गया, यानी कि डिमांड क्या आ चुकी है डिक्रीज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको एक ही लुक में जो पहले ओवरव्यू दे दिया पूरे क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पहले इसका ओवरव्यू दिया है। अब इसके बाद मैं आपको ना इसकी पूरी डिटेल क्लास है जो वो मैं समझाती हूँ कि कैसे अपन इसको थ्योरेटिकली है जो एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया बच्चों कि ये किस तरीके से होता है। अब मैं आपको बुक में कैसे दिया हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन वो बताती हूँ। बुक में एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज़ें जो क्लैरिफाई करती जाऊँगी, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं मैंने कुछ अपनी तरफ से ना बता दिया हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा है। तो जब बुक के हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो बुक में हम देखते हैं कि मीनिंग क्या लिखा है। कहते हैं कि जो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, जिसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मूवमेंट, यानी कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर ना कभी मूव कर रही है डिमांड, कभी अप कभी डाउन, वहीं पे मूव कर रही है एक ही डिमांड कर्व के ऊपर। कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। कहते हैं जब अदर थिंग्स सेम रहती हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें चेंज आ जाता है। किसके कारण चेंज आता है? प्राइस में चेंज आने के कारण। कहते हैं जो ये चेंज होता है इसको शोन किया जाता है अलग अलग पॉइंट, लेकिन डिमांड कर्व क्या रहता है अपना सेम ही रहता है, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर अपन शो करते होते हैं। अगर कहता है प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे ही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन शॉर्ट कहता है, अगर शॉर्ट में बोल रहे हैं अपन, कहता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है? कहते हैं कि जब प्राइस में चेंज आता है उसके कारण क्या होता है? डिमांड में चेंज आ जाता है। सच मूवमेंट अज्यूम दैट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आर अनचेंज। इसमें ये माना जाता है कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले वाली वीडियोस में, उसमें कहता है डिटर्मिनेंट क्या रहेंगे? अनचेंज रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट है जो नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे, और सिर्फ प्राइस के कारण क्या आएगा? चेंज आएगा डिमांड कर्व के अंदर। कहते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज और दैट गुड आर रिफ्लेक्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहते हैं कि जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है प्राइस में चेंज आया, सिर्फ अकेले प्राइस में चेंज आया है, उस कारण से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, जिसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहा जाता है। जैसे पहला पॉइंट आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या हो चुकी है? यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है, बढ़ चुकी है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है डिमांड की वो प्राइस के कम होने से क्या होती है? बढ़ जाती है। अदर थिंग्स क्या रहती है यहाँ पे? सेम रहती है। जैसे एग्जांपल प्राइस 5 था
और 5 से 1 हो गए, यानी कि प्राइस के कम होने से डिमांड 1 से क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया इसका, यही एग्जांपल उठा के मैंने आपको बताया था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, इसमें डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे ही प्राइस 1 से 5 हुआ तो डिमांड 5 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो चुकी है, हमारी कम हो चुकी है। अदर थिंग्स का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो डिमांड कर्व क्या आ जाएगा, हमारा शिफ्ट मूवमेंट कर जाएगा। नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको हम चेंज इन डिमांड नाम से बोलते हैं। चेंज इन डिमांड बोल दो या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व के नाम से बोल सकते हैं। कहते हैं कि ए चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड अदर देन प्राइस विल शिफ्ट द एंटायर डिमांड कर्व टू द राइट और टू द लेफ्ट। कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन जो डिमांड में चेंज आया वो प्राइस के कारण चेंज नहीं आया, वो अदर फैक्टर्स के कारण चेंज आया है। अदर फैक्टर, अदर डिटर्मिनेंट के कारण जब डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या कर जाता है, बिल्कुल ही शिफ्ट कर जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। वो या तो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा या डाउनवर्ड कर जाएगा। ए डिक्रीज इन डिमांड इज़ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व। कहता है डिक्रीज में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा डिमांड कर्व। इकोनॉमिस्ट कैन कॉल दिस एज ए चेंज इन डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। चेंज इन इनकम प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ अदर गुड में को सच चेंज इन डिमांड। कहते हैं डिमांड में चेंज किस कारण से आया है, मान लो कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, उसकी प्रेफरेंस चेंज होगी, अदर गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, तो इन कारण से क्या होगा, डिमांड के अंदर चेंज आ जाएगा। द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शोन इंक्रीज इन डिमांड वाइल लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व शोज अ डिक्रीज इन डिमांड। कहते हैं कि अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो मतलब डिमांड बढ़ गई है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व तो मतलब डिमांड डिक्रीज हो चुकी है। तो कहते हैं इसमें कारण क्या रहते हैं, यानी कि डिमांड के डिक्रीज़ होने के कारण क्या रहते हैं, तो कोजेज़ बताए गए हैं। कहते हैं द मेन कोज डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसमें कौन कौन से कारण आते हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तब भी डिमांड कम हो जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती मिल रही है तब भी हमारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, कंज्यूमर कम कर देंगे। अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेज हैं जो बढ़ गए हैं तब भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कि अगर मान लो कंज्यूमर को मेरा प्रोडक्ट है जो पसंद नहीं आ रहा तब भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जानी है, कम हो जानी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस, अगर कंज्यूमर को लगता है कि इन फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कम होने लग जाएंगे, इसी कारण से वो आज नहीं खरीदेंगे और वो फ्यूचर में खरीदेंगे जब उनको सस्ते रेट पे मिलेंगे। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन कम हो चुके तो डिमांड भी क्या करेंगे, वो कम करेंगे। इसी तरीके से कहता है जो इंक्रीज़ इन डिमांड, कहते हैं यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट होता है, क्या कारण रहता है, जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ इन इनकम हो जाए। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे कंज्यूमर्स है जो। ऐसे राइज इन, अगर कहता बढ़ गए हैं जो प्राइस हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, तो वो महंगी लगेगी कंज्यूमर को तो वो मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, तो इस कारण से मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाएगी। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे। फेवरेबल चेंज होगा टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, टेस्ट उसको मतलब चेंज हो चुका है कंज्यूमर का, तो मेरे प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, अगर कंज्यूमर को लगता है कि मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इन फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो एट प्रेजेंट वो जितने भी रेट पे यानी कम रेट लगेगा उसको तो उसको ज़्यादा खरीद लेगा। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे। जैसे यहाँ पे कोज कारण दिए हैं इसके, शिफ्ट इन डिमांड करो, यहाँ पे फैक्टर जो कोज क्या रहते हैं कारण, कहते हैं अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं यानी कि डिक्रीज़ हो जाती है डिमांड या इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है जो वो कम हो रही है या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डिमांड कम हो रही है तो नेगेटिव चेंज आएगा कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में, अगर बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव चेंज आ गया टेस्ट और प्रेफरेंस में कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। इसमें क्या होता है लेफ्ट ओवर आने का रीज़न, कहता है कि इनकम जो होती है नॉर्मल गुड्स के कारण
इनकम फॉल हो जाती है नॉर्मल गुड्स के केस में और इनकम बढ़ जाती है इन्फीरियर गुड्स के केस में। यहाँ पे इनकम है जो बढ़ जाती है नॉर्मल गुड्स के केस में, यहाँ पे इनकम कम हो जाती है इन्फीरियर गुड्स के केस में। यहाँ रीज़न रहता है जो प्राइस होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। यहाँ पे जो प्राइस होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के वो कम हो जाते हैं, यहाँ जो प्राइस होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो बढ़ जाता है। जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, यहाँ नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। इनकम जो होती है प्राइस एक्सपेक्टेशन वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे जो ही मैंने रीज़न बताया बच्चों वही यहाँ पे सेम इन्होंने टैबुलर फॉर्म में जो शो कर दिए हैं। इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड है जो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताई है। मैंने आपको ये बुक वाला परफॉर्म है जो प्रेफर नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल जो इसकी मीनिंग डेफिनेशन निकलते हैं उसी हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। तो आपको जो मैंने करवाया मैं तो उसी को प्रेफर करूँगी। तो आप इस तरीके से सम कर सकते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इकोनॉमिक्स में वो मैं सब कवर कराऊंगी एक एक करके। तो ऐसे ही आप रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।